सो हेलो गाइस, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओएस स्टडी पे। आपको जैसा कि पता है, ओएस स्टडी यूट्यूब चैनल की तरफ से आपकी इम्पोर्टेंट एसएससी जीडी की तैयारी कराई जाती है, जहां पे जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में पूछे गए, एग्जाम ऑथेंटिक क्वेश्चंस, उन्हीं के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे आज अपन। जो आज का वीडियो है वो काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसमें अपन मिक्स प्रैक्टिस क्लास यानी आपके जो करंट अफेयर के जो क्वेश्चन होते हैं और आपके जो स्टैटिक जीके के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। तो आप सभी बच्चों को पता है कि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत होती है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपन क्या करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको दिया हुआ है इंपॉर्टेंट सवाल, लगा लीजिए इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट। बताइए कि प्लेइंग इट माई वे ये किसकी आत्मकथा है, ये आपको बताना है। आपको दे रखा है प्लेइंग इट माई वे, जो आपकी ये आत्मकथा है वो किन की है आपको बताना है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, सुरेश रैना जी की है, सचिन तेंदुलकर की है, मिल्खा सिंह की है या फिर सौरभ गांगुली की है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं, जो प्लेइंग इट माई जो वे है वो आपकी किसकी आत्मकथा है, सचिन तेंदुलकर की क्या है आत्मकथा, इसे नोट कीजिए। अब जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आगे जो पूछे जा सकते हैं इनसे रिलेटेड वो क्या होते हैं ये भी मैं बता देता हूं। इससे रिलेटेड आत्मकथा से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको दिए हुए हैं। सबसे पहले रेस ऑफ माई लाइफ ये किसकी आत्मकथा है ये आपको बताना है। तो ये मिल्खा सिंह की क्या है आत्मकथा है, इसे फटाफट नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट सवाल है। कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए मिल्खा सिंह। अनब्रेकेबल ये आपकी किसकी आत्मकथा है, ये आपके एमसी मैरी कॉम की है, एमसी मैरी कॉम, फटाफट नोट कर लीजिए इसे भी, ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, नोट कीजिए। अगला देखिए, ये आपका मैरी कॉम है। बिलीव किसकी आत्मकथा है, ये आपके सुरेश रैना जी की आत्मकथा है, इसे भी नोट कीजिए। ऑप्शंस में इनके सभी के नाम दिए हुए थे, ऊपर सुरेश रैना जी का भी। ए सेंचुरी इज ए नॉट इनफ ये किसकी आत्मकथा है ये बताइए। तो ये आपके सौरभ गांगुली जी की आत्मकथा है, इसे भी नोट कीजिए। किनकी है, सौरभ गांगुली जी की, नोट कीजिए इसे, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो मैंने आपको सभी के बारे में बता दिया। मिल्खा सिंह की रेस ऑफ माई लाइफ है, एमसी मैरी कॉम की अनब्रेकेबल है, और बिलीव सुरेश रैना जी की है, और ए सेंचुरी इज नॉट इनफ ये आपके सौरभ गांगुली जी की है, नोट कीजिए इसे, इंपॉर्टेंट सवाल थे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन कार्बन का अपरूप नहीं है, ये आपको बताना है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कार्बन के बारे में। आपका जो कार्बन होता है उसे सी से डिनोट किया जाता है। कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो आपका 6 होता है। इसका जो परमाणु भार होता है वो आपका 12 होता है, नोट कीजिए। तो जो परमाणु क्रमांक है इसे जेड से शो किया जाता है, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 6 है, तो नोट कर लीजिए आपका परमाणु क्रमांक, नोट कीजिए। परमाणु भार इसका कितना है ये भी देख लीजिए, आपका 12 है, नोट कीजिए। क्वेश्चन क्या बन सकता है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है इसे बताइए। तो कार्बन की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है, आपकी 4 होती है, फटाफट नोट कर लीजिए। तो कार्बन से अपन ने 4 सवालों को बना लिया है। आपको बताना है कि कार्बन का अपरूप कौन सा नहीं है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, कोयला, हीरा, डायमंड, ग्रेफाइट या फिर मिथेन। सबसे पहले अपन बात करते हैं तो कार्बन का अपरूप कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो आपका हीरा है, जो क्या है आपका हीरा, एक प्रकार की सॉलिड अवस्था में पाया जाता है। हीरा क्या है, एक प्रकार का कार्बन का क्या है अपरूप है, क्या है कार्बन का अपरूप है, फटाफट इसे नोट कीजिए। प्राकृतिक रूप से मिलने वाला जो सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, आपका हीरा है, इसे भी नोट कीजिए। प्राकृतिक रूप से मिलने वाला क्या है, कठोर पदार्थ है, इसे भी नोट कीजिए, मिलने वाला कठोर पदार्थ, फटाफट नोट कर लीजिए। मैंने पहले बता दिया ये सॉलिड अवस्था में पाया जाता है। यह आपका जो हीरा है वो क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है, फटाफट नोट कीजिए, इसमें करंट का प्रवाह नहीं होता है, इसे नोट कीजिए। अब अपन बात करते हैं कि हीरा तो विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन अपन क्या बात करते हैं सबसे पहले ग्रेफाइट के बारे में। तो आपका जो ग्रेफाइट है वो क्या है, विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। क्या होता है, विद्युत का सुचालक, अपन जानते हैं। तो जो ग्रेफाइट होता है, आपकी जो पेंसिल आती है उस पेंसिल के जो उसमें ब्लैक सा आपका क्या होता है, जो आपकी कोयल होती है उसे ग्रेफाइट बोला जाता है, वो ग्रेफाइट की बनती है, इसीलिए उसमें क्या होती है, धारा का क्या होता है, प्रवाह होता है। इसके कारण जो ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है, तो नोट कीजिए इसे। मिथेन के बारे में बात करते हैं। तो आपका जो मिथेन है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मिथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है, नोट कीजिए। इसे एक और नाम से जाना जाता है, जो आपका क्या नाम है, मार्स गैस। क्या होता है नाम, मार्स गैस, इसे भी नोट कीजिए। क्वेश्चन आपका क्या बन जाता है कि मिथेन जो आपकी मार्स गैस है वो कौन से एरिया में पाई जाती है।
तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जो आपकी मीथेन गैस है वो आपकी सबसे पहले मंगल ग्रह पे पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? मंगल ग्रह पे पाई जाती है। आपका जो मार्स गैस है वो आपके दलदली एरिया में भी पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? दलदली क्षेत्र में भी पाई जाती है, आर्द्र भूमि वाले क्षेत्र में भी पाई जाती है, इसे भी नोट कीजिए। तो अपन ने क्वेश्चन बना लिया है कि जो आपकी क्या है, मार्स गैस वो आपके मंगल ग्रह पे पाई जाती है, दलदली एरिया में पाई जाती है और आर्द्र भूमि क्षेत्र में पाई जाती है। अब अपन बात करते हैं, आपका ए ऑप्शन दे रखा है कोयला। तो सबसे पहले कोयले के बारे में बात करते हैं। तो कार्बन का जो अपरूप होता है, सबसे पहले कार्बन का एक और अपरूप होता है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बताइए कोयले के बारे में बात करते हैं। तो भारत में जो सर्वाधिक जो कोयला मिलता है वो आपका कौन सा मिलता है, ये बताइए। तो भारत में जो सर्वाधिक मिलने वाला जो कोयला वो आपका कौन सा है? बिटुमिनस, इसे नोट कीजिए। इंपोर्टेंट सवाल है ये आपका, क्या दे रखा है? बिटुमिनस दे रखा है, इंपोर्टेंट सवाल्स की कैटेगरी में आता है ये आपका। अब आपका क्वेश्चन क्या बनता है कि कार्बन का एक और आपका क्या होता है? अपरूप होता है। कार्बन का एक और क्या होता है? अपरूप। वो आपका कौन सा अपरूप होता है? फुलेरिन होता है। कौन सा होता है? फुलेरिन होता है, इसे नोट कीजिए। इंपोर्टेंट सवाल बन जाता है फुलेरिन। इसे बंक मिनिस्टर फुलेरिन भी कहते हैं, ये भी नोट कीजिए कि इसे क्या कहा जाता है? बंक मिनिस्टर फुलेरिन भी कहा जाता है। फटाफट नोट कर लीजिए, आपका बंक मिनिस्टर फुलेरिन भी कहा जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट सवाल था जो आपके एग्जाम में छपा हुआ आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका 3rd नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, इंपॉर्टेंट सवाल। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी, ये आपको बताना है। 1954, 1950, 1948 या फिर 1953। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि आपका एक और क्वेश्चन बन जाता है कि साहित्य अकादमी की शुरुआत कब हुई थी, बताइए कि साहित्य आपके अकादमी की शुरुआत कब हुई थी, फटाफट बताइए। तो साहित्य अकादमी की जो शुरुआत हुई थी वो आपकी कब हुई थी? 1954 में हुई थी। कब हुई थी? 1954 में, यानी आपका ए ऑप्शन दे रखा है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी, ये बताइए। तो संगीत नाटक अकादमी की शुरुआत कब हुई थी? आपके 1953 में हुई थी। कब हुई थी? 1953 में। तो राइट आंसर डी ऑप्शन, इसे नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए, आपका ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। उससे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को। तो संगीत नाटक अकादमी के बारे में अपन ने बात कर ली है। तो यहाँ से संगीत जो आपका साहित्य जो आपका नाटक साहित्य अकादमी है उसकी स्थापना आपके 1954 में हुई थी, उसको नोट करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, ये आपको बताना है। उससे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उससे भी आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि वहाँ पे भी आपको काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल्स की जो पीडीएफ होती है, यानी आपके जो क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम ऑथेंटिक क्वेश्चन, उनकी पीडीएफ आपकी अलग से डाल दी जाती है, उनके आंसर भी आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ से आपका रिवीजन काफ़ी आसानी से हो जाता है। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करना है। अगले क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, ये आपको बताना है। ऑप्शंस नीचे दिए हुए हैं, विलियम हार्वे, हेनरी कैवेंडिश या फिर कोल एंड स्टेनर या फिर टेंसले। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ हाइड्रोजन के जो खोजकर्ता थे वो कौन थे, सबसे पहले इसे नोट कीजिए। तो हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन थे आपके, इसे नोट कीजिए, हेनरी कैवेंडिश थे। कौन थे? हेनरी कैवेंडिश। सबसे पहले बताइए हाइड्रोजन को H से शो किया जाता है, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, बताइए। इसका जो परमाणु क्रमांक वो कितना होता है, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, ये 1H1A से नोट किया जाता है इसे। अब अपन बात करते हैं जो आपके 3 ऑप्शन दे रखे इनके बारे में। तो विलियम हार्वे ने किसकी खोज की थी, ये बताइए। तो विलियम हार्वे ने किसकी खोज की थी? रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। फटाफट इसे भी नोट कर लीजिए, आपका रक्त परिसंचरण तंत्र, फटाफट नोट कीजिए, इसे कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। आपके हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी। कोलैंड स्टीनर ने किसकी खोज की थी? ब्लड ग्रुप की खोज की थी। किसकी खोज की थी? ब्लड ग्रुप की। आपके जो रक्त समूह होते हैं ए बी ओ बी कुछ भी होते हैं उनको नोट कीजिए। टेंसले ने किसकी खोज की थी? आपके इकोसिस्टम की खोज की थी। किसकी खोज की थी? इकोसिस्टम की खोज की थी, जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है? पारिस्थितिकी तंत्र की खोज की थी। फटाफट नोट कीजिए, यानी इकोसिस्टम की खोज की थी। तो अपन ने इनके बारे में बात की। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बन जाता है ये बताइए, इकोलॉजी शब्द किसने दिया था, ये आपको बताना है। तो आपको दिया हुआ है कि इकोलॉजी शब्द किसने दिया था, तो फटाफट बताइए कि इकोलॉजी शब्द किसने दिया था। तो आपका आंसर नोट कीजिए, अर्नेस्ट हैक्कल ने दिया था। किसने दिया था? इसको नोट कीजिए, आपके अर्नेस्ट हैक्कल ने दिया था। फटाफट इसे भी नोट कर लीजिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको छपा हुआ मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में कौन से नए
खेल जोड़े गए हैं ये आपको बताना है। यहाँ पे अपन ने थोड़ी सी क्या कर दी है, मिस्टेक कर दी है, सॉरी मिस्टेक नहीं, यहाँ पे बिल्कुल सही है। कौन से नए खेल जोड़े गए हैं, तो आपको ऑप्शंस नीचे दिए हुए हैं, तो मैंने क्या किया है, इन सभी ऑप्शंस में आपको आंसर दिए हैं। यानी आपके जो सभी ऑप्शंस है वो आपके आंसर कैसे मैं बता देता हूँ कि इनमें जो नए खेल जोड़े गए थे वो आपके कौन कौन से, कल्ला रिपटू है, आपका गतका है, मलखम है, योगासन है, थांगट है और सभी है। तो यहाँ से जो राइट आंसर है वो क्या है, ओल। यानी आपके ये क्या दे रखे, यहाँ पे आपको 5 दे रखे, 5 खेल, वो आपके 5 नए खेल जोड़े गए थे। तो मैंने आपको ऑप्शंस में बता दिया, ये आपके 5 नए खेल है, इनको जोड़ा गया था। सबसे पहले कल्लारी पट्टू है ये आपका, सेकंड पे गतका है, थर्ड पे मलखम है, फोर्थ पे योगासन है और फिफ्थ में आपका क्या है, थांगटा है। नोट कीजिए इसे। अब मैं बता देता हूँ आपका क्वेश्चन क्या बन जाता है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बनता है, खेलो इंडिया यूथ के बारे में क्या बनता है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, यह बताना है कि इसका आयोजन कहाँ हुआ था, बताइए। तो इसका आयोजन हुआ था पंचकुला हरियाणा में। कहाँ पर हुआ था इसका आयोजन, ये लिख लीजिए आपका पंचकुला हरियाणा में, फटाफट नोट कर लीजिए इसे भी। सबसे पहले बताइए इसका शुभंकर कौन था, फटाफट बताइए कि इसका जो शुभंकर था वो कौन था। तो इसका शुभंकर कौन था, धाकड़ था। कौन था, धाकड़। इसे भी नोट कर लीजिए, ये भी आपका सवाल आ जाता है। कहाँ का मार्शल आर्ट है ये भी बताना है। जो आपका कल्ला रिपटू है ये आपका क्या है, एक प्रकार का मार्शल आर्ट है। तो कल्ला रिपट्टू मार्शल आर्ट कहाँ का है ये बताइए, आपका कहाँ का है, फटाफट बताइए। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है, ये आपके केरल का है मार्शल आर्ट, फटाफट नोट कीजिए। आपके गतका जो मार्शल आर्ट है वो कहाँ का है ये बताइए, आपके पंजाब का मार्शल आर्ट है, इसे भी नोट कीजिए। आपके मलखम कहाँ का जो क्या है मार्शल आर्ट है, ये एमपी का है। योगासन कहाँ का है, आपके राजस्थान का है, इसे भी नोट कीजिए। कहाँ का है, राजस्थान का है, इसे नोट कीजिए। सॉरी, आपके योगासन राजस्थान की जगह आप लिख लो ये भारत का है। कहाँ का है, भारत का, फटाफट नोट कीजिए। आपका जो थांगट है वो कहाँ का है, इसे भी नोट कीजिए। थांगट कहाँ का, आपका मणिपुर का है। कहाँ का है, मणिपुर का, इसे भी नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो मैंने सभी के बारे में आपको बता दिया है। आपको बताना है कि यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभंकर कौन था, यह बताना है कि आपका जो यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभंकर कौन था, फटाफट बताइए। यूनिवर्सिटी गेम्स का जो शुभंकर था वो कौन था, फटाफट बताइए, इंपॉर्टेंट सवाल है। कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, आपको थोड़ा बहुत समय मिलता है। तो इसके शुभंकर कौन थे, आपके वीरा थे। कौन थे, वीरा, इसे नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे ये बताइए। ऑप्शंस दिए हुए हैं, कृष्ण देव राय, हरिहर बुक्का, धाकड़ या फिर नन ऑफ दिस। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, आपके जो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, हरिहर बुक्का जी थे। कौन थे, हरिहर बुक्का, नोट कीजिए इसे। राइट आंसर बी ऑप्शन। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या रखी गई थी ये बताइए। तो इसकी जो राजधानी रखी गई थी वो क्या रखी गई थी, हम्पी, इसे भी नोट कीजिए। विजयनगर साम्राज्य किस राज्य का नवीनतम जिला है, या आपका जो विजयनगर है ये किस राज्य का नवीनतम जिला है, ये भी आपको बताना है। लिख लीजिए, आपके किस राज्य का नवीनतम जिला है, फटाफट लिख लीजिए। आपके कर्नाटक का है। कहाँ का है, कर्नाटक का नवीनतम राज्य जिला है, फटाफट नोट कीजिए। इसके प्रसिद्ध शासक कौन थे, विजयनगर साम्राज्य के जो प्रसिद्ध शासक थे वो कौन थे ये बताइए। फेमस जो शासक थे वो कौन थे, फटाफट बताइए, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। तो मैं आपको बताता हूं कि जो विजयनगर साम्राज्य के जो आपके फेमस जो शासक थे वो आपके कौन थे। तो इसके जो फेमस शासक थे वो कौन थे, कृष्ण देव राय थे। कौन थे, कृष्ण देव राय थे, इसे नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी आपके एग्जाम के लिए। कृष्ण देव राय थे, इसे नोट कीजिए। उन्हीं के दरबार में क्या था, अष्ट दिग्गज था। इन्हीं के दरबार में क्या था, अष्ट दिग्गज था। आपने सवाल पढ़ा ही होगा कि अष्ट दिग्गज के बारे में। तो अष्ट दिग्गज किनके दरबार में था, कृष्ण देव राय के दरबार में था, फटाफट नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में विदेश से होने वाली आय जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले सकल घरेलू उत्पाद यानी आपका जीडीपी, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, इसे नोट कीजिए। में विदेश में होने वाली आय जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, आपका जीएनपी, एनडीपी, जीडीपी या फिर एनएनपी। तो सबसे पहले अपन इनके बारे में ट्रिक से बात करते हैं। आपके इसमें 3 फॉर्मूले होते हैं। यदि आपको इन 3 फॉर्मूलों को कंटेस्ट कर लिया होता है, यानी आप इन 3 फॉर्मूलों को ध्यान से समझ लेते हो, तो ऐसे क्वेश्चन आपके काफ़ी अच्छे से सही हो जाते हैं, आपके गलत होने के चांस कम हो जाते हैं। तो क्वेश्चंस के बारे में मैं बताता हूँ ट्रिक। सबसे पहले यदि आपसे बोला जाता है डोमेस्टिक से आपको क्या बनाया जाता है, डोमेस्टिक से आपको नेशनल की तरफ लेके जाया जाता है। यानी आपका डोमेस्टिक का मतलब क्या हो जाता है हिंदी में, घरेलू से यदि किधर जाया जाता है, घरेलू से ले जाया जाता है राष्ट्रीय की तरफ। फटाफट नोट कीजिए,
घरेलू से राष्ट्रीय की तरफ ले जाया जाता है। तो आपको क्या करना, आपको क्या ऐड करना होता है डोमेस्टिक में, आपको ऐड करना होता है विदेश से होने वाली आय को, क्या करना होता है, जोड़ना होता है। विदेश से होने वाली आय को क्या करना होता है, जोड़ना होता है, इसे नोट कीजिए। अब अपन बात करते हैं विदेश से होने वाली आय। यदि अपन डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाते हैं तो विदेश से होने वाली आय को जोड़ते हैं। यदि अपन क्या करते हैं, नेशनल से डोमेस्टिक की तरफ जाते हैं तो इसे भी लिख लीजिए, यदि नेशनल से डोमेस्टिक की तरफ जाते हैं तो विदेशी आय को अपन क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ये भी नोट कर लीजिए। तो आपके दो फॉर्मूले तो हो जाते हैं कि डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाते हैं तो अपन प्लस करते हैं, और नेशनल से डोमेस्टिक की तरफ जाते हैं तो अपन विदेशी आय को माइनस करते हैं, नोट कीजिए इसे। अब आपका दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाता है, इसे देखिए। यदि अपन किधर जाते हैं, ग्रोस से किधर जाते हैं, नेट की तरफ जाते हैं, किधर जाते हैं, ग्रोस से नेट की तरफ जाते हैं, यानी सकल से किधर जाते हैं, शुद्ध की तरफ जाते हैं। फटाफट नोट कीजिए, सकल से किधर जाते हैं, शुद्ध की तरफ जाते हैं। तो अपन क्या करते हैं, माइनस क्या करते हैं, घिसावट को माइनस करते हैं। किसको माइनस करते हैं, घिसावट को माइनस करते हैं। फटाफट नोट कीजिए। तो यदि ग्रोस से अपन नेट की तरफ जाते हैं तो माइनस क्या करते हैं, घिसावट। यदि अपन क्या करते हैं, नेट से किधर की तरफ जाते हैं, नेट से जाते हैं ग्रोस की तरफ, तो अपन क्या करते हैं, प्लस क्या करते हैं, घिसावट करते हैं, प्लस क्या करते हैं, घिसावट। तो मैंने आपको चार फॉर्मूले बताए हैं। यदि अपन क्या करते हैं, डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाते हैं तो प्लस करते हैं विदेशी आय को, और नेशनल से डोमेस्टिक की तरफ जाते हैं तो माइनस करते हैं विदेशी आय को। ग्रोस से नेट की तरफ जाते हैं तो माइनस करते हैं घिसावट को, और यदि अपन नेट से ग्रोस की तरफ जाते हैं तो प्लस करते हैं घिसावट को। यानी आपको इसमें ऑर्डर को क्या करना होता है, विपरीत। यदि माइनस का है तो अपन पीछे से करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। क्वेश्चन करके मैं आपको बताता हूं। जैसे आपको बताना है कि जीडीपी को यदि अपन किस में बदलते हैं, जीएनडीपी में, जीएनपी में बदलते हैं। किस में बदलते हैं, जीएनपी में। यानी आपके जीडीपी का तो मतलब क्या हो जाता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, ग्रोस, इसे लिख लीजिए, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फटाफट नोट कर लीजिए, प्रोडक्ट। जीएनपी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ग्रोस आपका नेशनल प्रोडक्ट। इसे भी नोट कीजिए, आपका फुल फॉर्म दिया हुआ होगा आपके एग्जाम में, प्रोडक्ट। फटाफट नोट कीजिए। तो यदि अपन जीडीपी से जीएनपी में जाते हैं तो देखिए, सबसे पहले ग्रोस आपका बिल्कुल सेम है तो ग्रोस को काट देते हैं यहाँ से। डोमेस्टिक से देखिए नेशनल आपका विपरीत है तो इनको छोड़ देते हैं। प्रोडक्ट और प्रोडक्ट आपका सेम है तो इसको भी काट देते हैं, तो इन दोनों को भी काट दीजिए। अब आपका क्या बचता है, देखिए डोमेस्टिक क्या बचता है, वो नेशनल बचता है। तो इन दोनों को आपको लिख देना है स्क्रीन पे। तो सबसे पहले अपन क्या लिख देते हैं, डोमेस्टिक लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, डोमेस्टिक। तो डोमेस्टिक बचा और अपना क्या बचा, नेशनल बचा। क्या बचा, नेशनल। तो डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाना है, क्योंकि अपन कहाँ से कहाँ पर जा रहे थे, जीडीपी से। देखिए क्वेश्चन पीछे दे रखा था, जीएनपी में जा रहे थे। तो जी और जी सेम था, इसलिए अपन ने जी को काट दिया, पी से पी काट दिया। तो डोमेस्टिक से देखिए एन की तरफ जाएंगे, क्योंकि आपको तीर का सिंबल इधर दे रखा था। क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि जीडीपी से जीएनपी की तरफ जाना है। तो डोमेस्टिक से यदि नेशनल की तरफ जाना है तो अपन क्या करते हैं, तो मैंने आपको पहले वाला जो फॉर्मूला बताया था उसी में बताया था। यदि डोमेस्टिक से यदि अपन नेशनल की तरफ जाते हैं तो विदेशी आय को क्या करते हैं, अपन प्लस करते हैं। क्या करते हैं, विदेशी आय को प्लस करते हैं। तो यहां से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, या क्या आपका क्वेश्चन क्या दे रखा था, यदि अपन जीडीपी से जीएनपी की तरफ जाते हैं, जीडीपी से जीएन की तरफ, तो अपन क्या करेंगे, प्लस विदेशी आय करेंगे। क्या करेंगे, विदेश की जो आय होगी, विदेश की जो आय होगी, विदेश से होने वाली आय को अपन क्या करेंगे, प्लस करेंगे। फटाफट नोट कीजिए। आपका अगला क्वेश्चन मैं दे देता हूं आपको, लिख लीजिए। यदि अपन कहां पर जाते हैं, यदि अपन जीडीपी से किधर जाते हैं, एनडीपी में जाते हैं। किधर जाते हैं, एनडीपी में। तो यहां से मैं बताता हूं, सबसे पहले अपन देखते हैं, यहां पे देखिए आपका डी सेम है और आपका पी सेम है, तो इन दोनों को यहां से हटा दीजिए। अब अपन क्या करेंगे, जी को लेंगे और कहाँ लेंगे, अपन एन को लेंगे। इसे देखिए, यहां से देखिए बिल्कुल वो पीछे वाला ही फॉर्मेट बन जाएगा। तो अपन अगला क्वेश्चन लेते हैं, जीएनपी से यदि आपको क्या बनाना है, एनडीपी बनाना है। क्या बनाना है, एनडीपी। तो सबसे पहले जीएनपी का मतलब क्या होता है, ग्रोस नेशनल, आपका क्या हो जाएगा, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट हो जाएगा। पी आपका दोनों में समान होता है, बस एन से आपके दो वर्ड आते हैं, नेशनल और आपका नेट आता है। और एनडीपी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, फटाफट नोट कीजिए, आपका नेट डोमेस्टिक आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। फटाफट नोट कीजिए। अपन एन को डायरेक्ट नहीं काट सकते, क्योंकि एन का मतलब नेट भी होता है, एन का मतलब क्या होता है, नेशनल भी होता है। तो अपन देख लीजिए, फुल फॉर्म आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी। तो ग्रोस से नेट नहीं कट सकता, तो इन्हें छोड़ दीजिए। नेशनल से डोमेस्टिक कट सकता है क्या, नहीं कट सकता, इसे भी छोड़ दीजिए। और प्रोडक्ट से प्रोडक्ट कट सकता है, तो इन्हें काट दीजिए। किन्हें काट दीजिए, इन्हें काट दीजिए। अब अपन बात करते हैं जीएनपी से एनडीपी। क्या करते हैं, जीएनपी
पी से एन डी पी। आपको ये क्वेश्चन मैंने अभी दिया था, तो इसमें मैंने फुल फॉर्म बता दी थी। यदि अपन ग्रोथ से यदि अपन कहाँ पर जाते हैं, नेट पे जाते हैं, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। आपको कौन सा फॉर्मूला बताया था? थर्ड वाला फॉर्मूला। उसमें क्या करते हैं अपन? माइनस क्या करते हैं? घिसावट करते हैं। माइनस क्या करते हैं? घिसावट। इसे नोट कीजिए। यदि अपन क्या करते हैं, नेशनल से डोमेस्टिक में जाते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि डोमेस्टिक से नेशनल में जाते हैं तो अपन प्लस करते हैं विदेश से होने वाली आय को। यदि अपन क्या करते हैं, नेशनल से डोमेस्टिक की तरफ जाते हैं, उल्टा जाते हैं, तो अपन माइनस करते हैं विदेश से होने वाली आय को। फटाफट नोट कीजिए, विदेश से होने वाली आय को, इसे नोट कीजिए। और आपका पी और पी क्या है? सेम है, तो इसे छोड़ देंगे। तो आंसर देख लीजिए, आपको दिया हुआ है इंपॉर्टेंट सवाल में, इसे नोट कीजिए। आपका लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसका आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके आंसर बताना है। यदि अपन जी एन पी से किधर जाते हैं? एन एन पी में जाते हैं। सबसे पहले मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन आएगा। ग्रोस नेशनल, आपका क्या हो जाएगा? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। फटाफट नोट कीजिए, प्रोडक्ट। और इधर वाले का क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसे भी नोट कीजिए, नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसे भी नोट कीजिए। यहाँ से प्रोडक्ट से प्रोडक्ट को काट देना है। ग्रोथ से नेट पे जाएंगे तो क्या होगा? और नेशनल से नेशनल पे जाएंगे तो नेशनल को भी काट सकते हो। तो आपको ग्रोथ से नेट पे ही बताना है। तो मैंने बताया था कि ग्रोथ से नेट पे जाते हैं तो अपन माइनस को क्या करते हैं? घिसावट को माइनस करते हैं। इसे नोट कीजिए। क्वेश्चन आपका दे रखा है ऊपर, यदि जीडीपी में विदेश से होने वाली आय को ऐड करते हैं, तो मैंने आपको बताया कि जीडीपी या फिर कुछ भी हो, यदि उसमें अपन विदेश से होने वाली आय को ऐड करते हैं तो अपना क्या बनता है? तो सबसे पहले मैं बता देता हूं, आपका डी का बन जाता है, क्योंकि जी में और पी में चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने डोमेस्टिक में बताया था विदेश से होने वाली आय को ऐड करते हैं। तो विदेश से होने वाली आय को डोमेस्टिक में ऐड करते हैं तो नेशनल बनता है। तो जी तो ऐसे कैसे रह जाएगा? आपका डी में ऐड करेंगे विदेश से होने वाली आय को, देखिए क्वेश्चन में दे रखा है, तो डी की जगह एन बन जाएगा और आपका पी का पी ऐसे रहेगा। तो राइट आंसर देखिए, आपको ए ऑप्शन दे रखा है, जी एन पी। नोट कीजिए इसे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है, यह आपको बताना है। तो किसे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है? तो ऊर्जा मुद्रा एटीपी को कहा जाता है। एटीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? इसे भी नोट कीजिए। तो एडिनोसिन क्या होता है? आपका एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। इसे भी नोट कीजिए। इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा जाता है। आपको बताना है कि ये कहाँ संचित होता है। आपका एटीपी कहाँ संचित होता है? माइट्रोकॉन्ड्रिया में संचित होता है। कहाँ पर होता है? माइट्रोकॉन्ड्रिया में संचित होता है। फटाफट नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, जो आपका अगला क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है। निम्न में से क्या आपके 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नहीं जोड़ा गया, ये आपको बताना है। भाग 4A, भाग 14A, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 39A। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं, भाग जो 4th है उसमें मौलिक कर्तव्य आते हैं। क्या आते हैं? मौलिक कर्तव्य। तो इसे नोट कीजिए। तो भाग 4A आपके मौलिक कर्तव्य, इसे नोट कीजिए। अब अपन बात करते हैं आपके भाग 14A। तो भाग 14A है, इसमें अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले जो आपका आर्टिकल कौन सा आता है? आपका आर्टिकल 323A और आपका आर्टिकल आता है 323B। तो इसमें क्या आता है? आपके ट्रिब्यूनल आता है, ट्रिब्यूनल प्राधिकरण आता है। कौन सा आता है? ट्रिब्यूनल प्राधिकरण आता है आपके आर्टिकल 323A और 323B में। इसे नोट कीजिए। अब अपन बात करते हैं आपके अनुच्छेद 21A। तो ये आपका राइट आंसर है, इसे नोट कीजिए, क्योंकि इसी के अनुसार संविधान में नहीं जोड़ा गया था आपके। इसे नोट कीजिए, अनुच्छेद 21A। आपके डी ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, अनुच्छेद 39A के बारे में। तो ये आपके 42वां संविधान संशोधन आपके 1976 के अंदर हुआ था। नोट कीजिए इसे। अब अपन बात करते हैं, तो आपका अनुच्छेद जो 39A है वो समान कार्य के लिए समान वेतन से जुड़ा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, इसके बारे में इसका उल्लेख नोट कीजिए इसे। तो राइट आंसर डी ऑप्शन। आपको डायरेक्ट इसको याद करना है, यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाएगा आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा देश नॉर्डिक देशों में शामिल नहीं है, यह आपको बताना है। नॉर्वे, डेनमार्क, लातविया या फिर आइसलैंड। तो सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे भी आपको काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिलते हैं, जो एग्जाम ऑथेंटिक ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। सबसे पहले बता देता हूँ,
नार्डिक देशों में कौन कौन से देश आते हैं? आपके 5 देश आते हैं। वो आपके कौन कौन से देश है? सबसे पहले आपका कौन सा देश आता है? नॉर्वे आता है। कौन सा आता है? नॉर्वे आता है। फिर आपके सेकंड नंबर पे कौन सा आता है? स्वीडन आता है, इसे नोट कीजिए। थर्ड नंबर पे कौन सा आता है? डेनमार्क आता है, इसे भी नोट कीजिए। फोर्थ नंबर पे कौन सा आता है? इसे नोट कीजिए, आपका फिनलैंड आता है। कौन सा आता है? फिनलैंड आता है, इसे भी नोट कर लीजिए। और लास्ट एंड फाइनल आपका क्या आता है? आइसलैंड आता है। कौन सा आता है? आइसलैंड आता है, तो इसे भी नोट कर लीजिए। तो यहाँ से देखिए आपके नार्डिक देशों में कौन कौन से देश शामिल नहीं है ये बताना है। तो नॉर्वे आता है, डेनमार्क आता है, आइसलैंड आता है, लेकिन लातविया आपका इसमें नहीं आता है। तो राइट आंसर सी ऑप्शन नोट कीजिए। आपको 5 देश दे रखे हैं आपके, कौन कौन से? नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड नोट कीजिए। क्वेश्चन क्या बन जाता है कि आपके जो लातविया है ये आपके किस में आता है? सबसे पहले ये बताइए। तो आपके लातविया लिख लीजिए, आपके इसे लिख लीजिए, आपका कौन सा? लिथुवानिया लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? लिथुवानिया लिख लीजिए। और आपका एस्टोनिया लिख लीजिए। कौन सा लिख लीजिए? एस्टोनिया। ये आपके कौन से देश है? ये आपके बाल्टीन देश है। कौन से देश है? बाल्टीन देश है। फटाफट नोट कर लीजिए, इसे भी बाल्टीन देश है, बाल्टीन, इसे नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। धूपगढ़ किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? ये आपको बताना है। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला, ट्रांस हिमालय, सतपुड़ा श्रेणी, डी हिमालय। तो यहाँ से मैं बता देता हूँ, जो आपकी जो धूपगढ़ किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? सतपुड़ा की है, नोट कीजिए। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो बताइए। दोदा बेटा। कौन सी है? दोदा बेटा है, फटाफट नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम के लिए। ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट केटू है। कौन सी है? माउंट केटू, इसे भी नोट कीजिए, माउंट केटू। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है। कौन सी है? कंचनजंगा है, इसे भी नोट कीजिए। यानी जो हिमालय की भारत में जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपकी कौन सी है? कंचनजंगा। क्वेश्चन आपका क्या आता है कि इंडिया में जो इंडिया की जो सबसे ऊंची चोटी है वो तो आपकी कौन सी है? माउंट केटू है। कौन सी है? आपके माउंट केटू है, इसे नोट कीजिए। ये आपकी क्या है? इंडिया की जो क्या है सबसे ऊंची चोटी है, इसे नोट कीजिए। लेकिन हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? कंचनजंगा है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर आती है? हिमालय पर्वत श्रेणी में आती है। लेकिन वैसे क्वेश्चन आता है इंडिया की सबसे ऊंची चोटी, तो वो आपकी माउंट केटू है, इसे नोट कीजिए। आपका क्वेश्चन क्या आ जाता है? ट्रांस हिमालय का जो निर्माण हुआ था वो हिमालय से पहले हुआ था। तो ट्रांस हिमालय और हिमालय दोनों अलग अलग है, क्योंकि ट्रांस हिमालय का निर्माण क्या हो गया था? हिमालय से पहले हो गया था, नोट कीजिए इसे। अगला क्वेश्चन देखिए। रणजी ट्रॉफी 2021-22 का उपविजेता कौन है? ये बताना है। तो इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले इसका विजेता कौन है ये बताना है। विजेता कौन है ये बताइए। तो इसका जो विजेता है वो एमपी है, मध्य प्रदेश है, नोट कीजिए। और इसका जो उपविजेता है वो कौन है? मुंबई। तो राइट आंसर बी ऑप्शन नोट कीजिए। अब अपन बात करते हैं जो आपका क्या है? आईपीएल। कौन सा है? आईपीएल 2022 है, इसके बारे में बात करते हैं। तो आईपीएल 2022 में जो विजेता है वो कौन है? गुजरात है। कौन है? गुजरात है। और उपविजेता कौन है? राजस्थान, इसे भी नोट कीजिए। तो राइट आंसर बी ऑप्शन, मुंबई आपके 2021-22 में रणजी ट्रॉफी का उपविजेता रहा है, नोट कीजिए इसे। अगला क्वेश्चन देखिए। मनरेगा कब से लागू हुआ था? आपके 2 फरवरी 2006, 4 मार्च 2009, 7 अप्रैल 2005 या फिर 12 जून 2002। तो सबसे पहले मनरेगा कब लागू हुआ था ये बताइए। मनरेगा इसका नाम कब पड़ा था ये बताइए। तो मनरेगा का नाम कब पड़ा था? इसका 20 अक्टूबर 2009 को पड़ा था। कब बना था? 20 अक्टूबर 2009 को इसका नाम पड़ा था, नोट कीजिए। मनरेगा के पहले लोकपाल कौन थे ये बताइए। तो मनरेगा के जो पहले लोकपाल कौन थे? फटाफट बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। तो मनरेगा के पहले लोकपाल कौन थे? एन के ओझा थे। कौन थे? एन के ओझा, इसे भी नोट कर लीजिए। आपको बताना है कि मनरेगा कब से लागू हुआ था ये बताइए। तो आपका मनरेगा कब लागू हुआ था? 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था, नोट कीजिए। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है ये आपको बताना है। सबसे पहले डॉक्टर सुमन बेरी जी जो है वर्तमान में उपाध्यक्ष है आपके नीति आयोग के, इससे भी नोट कर लीजिए। जो रेखा शर्मा है वो आपका राइट आंसर है, क्योंकि रेखा शर्मा वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष है, तो इसे नोट कीजिए। नमिता जो गोखले है इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनके बारे में ये किससे जुड़ी हुई है ये बताइए। आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वर कोकिला के नाम से प्रसिद्ध है, ये बताना है कि कौन स्वर की कोकिला के नाम से प्रसिद्ध है। तो स्वर कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? एम एस सुब्बुलक्ष्मी। कौन प्रसिद्ध है? एम एस सुब्बुलक्ष्मी। फटाफट नोट कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल था एग्जाम के लिए।
अगला देखिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 में किन्हें मिला था ये बताइए। PYQ क्वेश्चन लगा लीजिए, चाहे इंपॉर्टेंट सवाल लगा लीजिए, लेकिन एग्जाम में छपा हुआ आपको मिलेगा। तो राइट आंसर लिख लीजिए, आपके वो आपके टेबल टेनिस के खिलाड़ी थे, और कौन थे आपके? शरद कमल। कौन थे? शरद कमल। या आपके टेबल टेनिस के खिलाड़ी है, नोट कीजिए इसे। अगला क्वेश्चन देखिए, आज की क्लास का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। भारत ने ओलंपिक में कब भाग लिया था ये बताना है। आपके 1245, आपके 1689 में, या फिर आपके 1890 में, या फिर आपके 1900 यानी 1900 में। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, भारत ने सेकेंड ओलंपिक में भाग लिया था। कब भाग लिया था? सेकेंड ओलंपिक में भाग लिया था। आपके ओलंपिक कब स्टार्ट हो गए थे ये बताइए। तो भारत ने सेकेंड ओलंपिक में भाग लिया था, आपके कब हुआ था? 1900 में हुआ था, इसे नोट कीजिए। तो राइट आंसर आपका डी ऑप्शन, इसे देख लीजिए। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करते हैं। तो आज की क्लास में अपन ने ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस के बारे में बात की जो आपके एग्जाम में ज़्यादातर रिपीट होते ही रहते हैं, यानी जो एग्जाम ऑथेंटिक क्वेश्चन होते हैं उन्हीं के बारे में अपन बात करते हैं, उन्हीं के बारे में अपन डिटेल से स्टडी करते हैं। तो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो थे इन्हीं के बारे में अपन ने बात की है। तो आज के वीडियो को अपन यहीं पे एंड करते हैं। तो आपको क्या करना है, फटाफट वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत होती है, ये भी आपको पता है। तो वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए, वीडियो को फटाफट शेयर कीजिए। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उससे भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पे भी आपको काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिलते हैं जो आपके एग्जाम ऑथेंटिक क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। क्लास की जो PDF होती है वो भी आपको आंसर सही सेव मिल जाती है टेलीग्राम चैनल से, जहाँ से आपका रिवीजन काफ़ी आसानी से हो जाता है। तो टेलीग्राम चैनल को आपको जरूर से ज्वाइन करना है। आपको कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है, वीडियो के बारे में सजेशन देना है, और जो भी आपको मैं HW क्वेश्चन देता हूं उनके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। जैसे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल और मुख्यमंत्री कौन है, फटाफट टाइप कीजिए। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करते हैं, कल मिलेंगे ऐसे बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।